हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भाषा विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है भाषा विज्ञान, जिसका आज हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, ध्वनि नियम। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि नियमान साधारण व्याख्या करणीय। सबसे पहले ध्वनि नियम का परिचय पढ़ लेते हैं। किसी भाषा की विशिष्ट ध्वनियों में विशेष काल तथा विशेष परिस्थितियों में जो ध्वनि विकार होते हैं, उन ध्वनि विकारों को आधार बनाकर जो नियम निर्धारित किए जाते हैं, उनको ही ध्वनि नियम कहा जाता है। ध्वनि नियम प्रमुख हैं। तो जो किसी की भाषा की जो विशिष्ट ध्वनियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भाषा है, उसकी जो विशिष्ट ध्वनियाँ, हिंदी भाषा की विशिष्ट ध्वनियों में विशेष काल तथा विशेष परिस्थितियों में जो विकार होते हैं, जो ध्वनि विकार होते हैं, उन ध्वनि विकारों को आधार बनाकर जो नियम निर्धारित किए जाते हैं, उनको ही ध्वनि नियम कहा जाता है। ध्वनि नियम प्रमुख हैं। 5 नियम है ध्वनि नियम। पहला है ग्रीम नियम, दूसरा है ग्रासमैन नियम, तीसरा है बर्नर नियम, चौथा है तालवे नियम, पांचवा मूर्धन्य नियम। ये 5 नियम हैं ध्वनि नियम के। सबसे पहले ग्रीम नियम देख लेते हैं, जो सबसे प्रसिद्ध था ध्वनि नियमों में। ग्रीम नियम ध्वनि नियमों में सबसे प्रसिद्ध ग्रीम नियम है। इसका उल्लेख जर्मन विद्वान जैकब ग्रीम ने सन 1822 में अपने ग्रंथ जर्मन भाषा का व्याकरण के द्वितीय संस्करण में किया। उनका यह ध्वनि नियम 2 भागों में विभक्त है। पहला प्रथम वर्ण परिवर्तन, दूसरा द्वितीय वर्ण परिवर्तन। आजकल केवल प्रथम वर्ण परिवर्तन को ही ग्रीम नियम कहा जाता है तथा द्वितीय वर्ण परिवर्तन का क्षेत्र सीमित होने के कारण इसे ग्रीम नियम के अंतर्गत नहीं माना जाता। तो जो ग्रीम नियम है वह ध्वनि नियमों में सबसे प्रसिद्ध है। तो इसका जो उल्लेख है वो जर्मन विद्वान जैकब ग्रीम ने किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ग्रीम नियम पड़ा। अब जैकब ग्रीम ने सन 1822 में अपने ग्रंथ जर्मन भाषा का व्याकरण के द्वितीय संस्करण में किया। उनका यह ध्वनि नियम, जो ग्रीम नियम है, वो 2 भागों में विभक्त था। पहला था वो था प्रथम वर्ण परिवर्तन, दूसरा था द्वितीय वर्ण परिवर्तन। आजकल क्या है कि प्रथम वर्ण परिवर्तन को ही ग्रीम नियम कहा जाता है और दूसरा जो द्वितीय वर्ण परिवर्तन है, उसका जो क्षेत्र है वह सीमित होने के कारण उसे ग्रीम नियम के अंतर्गत नहीं माना जाता। दूसरा नियम है ग्रासमैन नियम। ग्रासमैन ने ग्रीम नियम में संशोधन करते हुए अपना नियम प्रस्तुत किया। अब जो ग्रासमैन जी थे, उन्होंने ग्रासमैन ने अब ये जो ग्रीम नियम है इसमें संशोधन किया। ग्रासमैन ने संशोधित करते हुए अपना नियम प्रस्तुत किया। उनके अनुसार संस्कृत, ग्रीक आदि के रूप में मूल भारतीय भाषा का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करते। अब उनके अनुसार संस्कृत जो है ग्रीक आदि के रूप में मूल भारतीय भाषा का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करते। यथा मूल भारतीय भाषा में जो बभार है, संस्कृत में वह बभार तथा ग्रीक में वह पेफुफा है। तीसरा नियम है बर्नर नियम। बर्नर ने पूर्व कथित ग्रीम नियम में संशोधन करते हुए अपना नियम बना दिया। अब ग्रासमैन ने भी ग्रीम नियम में संशोधन किया था और बर्नर ने भी ग्रीम नियम में संशोधन किया था। तो बर्नर ने पूर्व कथित ग्रीम नियम में संशोधन करते हुए अपना नियम बना दिया। बर्नर के अनुसार मूल भारतीय क त प ध्वनियाँ मूल भारतीय शब्द के प्रारंभ में या उदात्त स्वर के तत्काल बाद आने पर ही गाथी निम्न जर्मन में ग्रीम नियमानुसार ख, ह, य, फ में बदलती है। अब बर्नर ने क्या किया कि पूर्व कथित ग्रीम नियम में अपना संशोधन करते हुए अपना नियम प्रस्तुत किया। बर्नर के अनुसार मूल भारतीय जैसे कि क, त, प ध्वनियाँ मूल भारतीय शब्द के प्रारंभ में या उदात्त स्वर के तत्काल बाद आने पर ही गाती हैं। जैसे निम्न जर्मन में ग्रीम नियमानुसार ख को ह, य, फ में बदलती हैं। यथा जैसे भ्राता, यहाँ त से तत्काल पहले भ्राता में उदात्त स्वर है। अब जैसे कि जो भ्राता जो ये शब्द है, इसमें क्या कहा कि त से जो तत्काल पहले इसमें उदात्त स्वर का प्रयोग हुआ है। अतः जर्मनिक में त का विकास ब में ग्रीम नियम के अनुसार हो गया। अब जैसे कि त का जो जर्मनी जो लैंग्वेज है, उसमें जो त का विकास है वह ब में ग्रीम नियम के अनुसार हो गया। इस प्रकार बर्नर नियम में संशोधन या उपनियम के अनुसार मूल भारतीय क, त, प ध्वनियाँ
क को ख हो जाता है, त को थ हो जाता है और प को फ में ग्रीम नियम से तभी परिवर्तित होती है, अन्यथा यह जर्मनिक में क त प को ग द ब एक चरण और आगे परिवर्तित हो जाती है। चौथा नियम है तालव्य नियम। तालव्य नियम, इस नियम के अनुसंधानकर्ताओं में विल्हेम थॉमसन, जोहान्स स्मिथ, एच कालिज तथा दिशा शूर का नाम लिया जाता है। अब जो तालव्य नियम है उसमें 4 विद्वानों के नाम प्रमुखतः लिए जाते हैं। पहला है विल्हेम थॉमसन, दूसरा जोहान्स स्मिथ, तीसरा एच कालिज, चौथा दिशा शूर। इस नियम के अनुसार मूल भारतीय भाषा का कंठ्य ध्वनियाँ क ख ग ध तथा कंठोष्ठ क्व क्व ग्व ध्व के पश्चात ई या ए स्वर आने पर भारत तथा ईरानी शाखा में च वर्ग तालव्य ध्वनियों में परिवर्तित हो जाते हैं। जो तालव्य जो नियम है, इस नियम के अनुसार जो मूल भारतीय भाषा का जो कंठ्य ध्वनियाँ होती हैं क ख ग ध तथा कंठोष्ठ होते हैं, कंठे का कंठोष्ठ हो गया, उसको क्व क्व ग्व ध्व के पश्चात ई या ए स्वर आने पर भारत तथा ईरानी शाखा में च वर्ग तालव्य ध्वनियों में परिवर्तित हो जाते हैं। 5वां नियम है मूर्धन्य नियम। मूर्धन्य नियम का संकेत पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपलब्ध होता है। अब मूर्धन्य नियम का जो संकेत है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपलब्ध होता है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार अनेक दंत्य तथा नय को क्रमशः श तथा ष्ण होता है। अब पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार दंत्य जो होता है तथा नय को क्रमशः श, अब दंत्य में नय को श हो जाता है तथा ण हो जाता है। इसी को आधार बनाकर प्रोफेसर प्राट तथा रूसी भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर फोर्तनातेव ये में संस्कृत भाषा में मूर्धन्य ध्वनियों के विकास का क्रम ढूंढने का सराहनीय प्रयास किया है, किंतु विद्वानों ने अनेक अपवाद मिलने पर इस नियम को स्वीकार नहीं किया। संस्कृत में मुदु, गर्दन आदि शब्दों में यह नियम काम करता दिखलाई नहीं पड़ता। अब जैसे कि जो मूर्धन्य नियम है इसे कई विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। अब जैसे कि प्रोफेसर प्राट तथा रूसी भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर फोर्तनातेव ने संस्कृत भाषा में मूर्धन्य ध्वनियों के विकास का क्रम ढूंढने का सराहनीय प्रयास किया है, किंतु विद्वानों ने अनेक अपवाद मिलने पर इस नियम को ध्वनि नियम में स्वीकार नहीं किया। संस्कृत में मुदु, गर्दन आदि शब्दों में यह नियम काम करता दिखलाई नहीं पड़ता। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।